हेलो, वेलकम टू सत्य ज्ञान अकेडमी। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी सीरीज में क्या हुआ कि एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे हैं डिटेल में, उसमें सारी एक्टिविटीज़ जो भी हैं या जितने टॉपिक्स हैं कवर तो हो ही रहा है। बट एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो हम सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी के साथ साथ क्विक रिवीजन भी करते चले, ताकि कम से कम समय में चैप्टर कंप्लीट हो जाए। एनसीईआरटी तो चलेगी ही चलेगी, बट उसके पैरेलल में क्या होगा कि ये शॉर्ट नोट्स होंगे जो पढ़ाए जाएँगे, तो क्या होगा कि जल्दी भी हो जाएगी आप सबके लिए रिवीजन के पर्पज़ से, और अच्छे से समय पे टाइम पे कंप्लीट भी कर दिया जाएगा सारे सिलेबस को। दूसरी बात ये है कि ये जैसे कंप्लीट होगा वैसे मैं आप सबके लिए पीवाईक्यू, एमसीक्यू जितने चैप्टर्स के हैं डिटेल में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे सब हैं, सारे टॉपिक वाइज़ टॉपिक हर एक एग्ज़ाम्पल्स को। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग चलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में, जो कि कंप्लीट चैप्टर हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन के साथ। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग केमिस्ट्री में जब पढ़े थे, केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखे थे कि हमारे लाइफ में डेली मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आ रहा है। जैसे कि लाइक किसी में रिएक्शन हो रहा है, जैसे हम लोग एनसीईआरटी में जब पढ़े थे तो उसमें दिया था कि सॉरिंग ऑफ मिल्क रूम टेम्परेचर पे या गर्मियों में। उसके बाद बात हुई थी क्या कि फर्मेंटेटेड फर्मेंटेटेड ऑफ ग्रेप्स, तो और रस्टिंग ऑफ मेटल्स। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी बात किया गया है कि चेंजेज हमारे डेली लाइफ में कुछ न कुछ चेंजेज हो रहे हैं। जैसे हम बात करें, दो टाइप्स के चेंजेज होते हैं, एक फिजिकल चेंजेज, दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेज में हम लोग ये बात की उस समय क्लास 9 में भी बात करे थे, एनसीईआरटी जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बेसिक बात हुई थी, बट केमिकल चेंजेस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े थे। फिजिकल चेंजेस मतलब ये होता है कि जैसे इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। लाइक जैसे वाटर ले लीजिए, इसे इसमें फिजिकल स्टेट चेंज होगा, कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा, बट फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए वाटर होगा, H2O का बना हुआ है, जो जो एटम्स या एलिमेंट्स मिलके बने हुए हैं H2O, उसे अगर आप क्या कर दीजिए, फ्रीजिंग कर दीजिए, तो लिक्विड्स किस में होगा, सॉलिड्स में हो गया। तो उसका कंपोजिशन तो सेम है, बट फिजिकल स्टेट उसका चेंज हो रहा है। बट केमिकल में ये प्रोसेस नहीं है। केमिकल में अगर केमिकल कंपोजिशन एक बार चेंज हो जा रहा है तो केमिकल कंपोजिशन उसका केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा, उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि इसमें बोला है दीज चेंजेज आर रिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्सिबल हो सकता है। कौन? केमिकल रिएक्शंस। लाइक एग्जांपल्स बात किया है, जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वाटर। देखिए यहाँ क्या हुआ, अभी तो H2O हुई है, तो इसमें क्या हुआ कि अभी सॉलिड हो रहा है, फ्रीज होकर के क्या बन गया, सॉलिड पर हो गया। और ये क्या हुआ, मेल्ट होकर के लिक्विड बन गया। और इसको थोड़ा सा हीट दे दीजिए, टेम्परेचर दे दीजिए, किस में, वेपराइजेशन हो जाएगा, वेपर फॉर्म में ये हो जाएगा। इसके फिजिकल क्या होगा, इस प्रोसेस क्या कहेंगे, इस रिएक्शन क्या कहेंगे, फिजिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या? फिजिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल रिएक्शन में देखिए इसके इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस है। सबसे बड़ी बात, मेन ये बात है फिजिकल में, क्या? रिवर्सिबल। और केमिकल क्या होता है, नॉट रिवर्सिबल। एक बार रिएक्शन हो गई, न्यू प्रोडक्ट बन गया, तो वो उसे आप वो रिवर्स नहीं कर सकते। इस प्रोसेस क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स लिया है, कोई बात नहीं, एक सेकंड। इसमें क्या हुआ, नॉट रिवर्सिबल। इसमें एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेटल्स है, शुरू में तो शाइनिंग कर रहा है ठीक ठाक अच्छे से, बट ह्यूमिडिटी या मॉइस्चराइजिंग के कारण या किसी केमिकल रिएक्शन के कारण, किसी केमिकल के थ्रू क्या हुआ, इसके कलर चेंज हो गया। कुछ समय में समय लगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसके अंदर रिएक्शन हुआ, या वाटर पकड़ लीजिए, मॉइस्चराइजिंग हो जाएगा। आफ्टर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा किसमें, एटमॉस्फेयर में, तो इसका क्या होगा, कलर चेंज होगा क्या, तो इसके अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड्स, ये नहीं है कि सर ये लिक्विड्स हो गया सॉलिड्स हो गए सर। इसमें क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन सेम था, स्टेट चेंज हो रहे थे, इसमें स्टेट वही है, बट इनके केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये नॉर्मल था,
बट ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज होकर के इसके ऊपर रस्टिंग हो गया, क्या रस्टिंग रिएक्शन। ठीक, दूसरा इसमें एक और एग्जांपल लिया, जैसे देखिए इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस है कि अब आइस क्या है, इसे आप क्या मेल्टिंग या मेल्टिंग कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, लिक्विड्स में। फिर उसके बाद इसे और हीट कर दीजिए तो किस में बदल जाएगा, स्टीम में, अगर वेपराइजेशन करा रहे हैं। और इसे क्या डिपोजिशन कर दीजिए, सॉलिड में आ जाएगा। तो ये इसमें क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, और इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है, इन्होंने किसी बाउल्स या जार्स में इन्होंने क्या किया, कोई एक दूसरा लिक्विड्स लिए, उसमें कोई और केमिकल रिएक्शन लगा, मिला, डाइल्यूट कर रहे हैं, मिला रहे हैं उसमें। मिलाने के बाद क्या हुआ, देखिए इसका केमिकल का पोजीशन, केमिकल नेचर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या रहा, केमिकल रिएक्शन। क्या, अब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में हम लोग बात किए क्या, चेंजेस में कितने, दो प्रकार, फिजिकल एंड केमिकल्स। फिजिकल में क्या होता है कि उनके केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज, मतलब जो उनकी केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टी होता है, जो कंपोनेंट सेम होता है, बट स्टेट चेंज होते हैं। और केमिकल कंपोजिशन, इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाते हैं स्टेट के साथ साथ। फिर बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में दो चीज होते हैं, कोई भी रिएक्शन कराइए, एक रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होगा, मिल करके कंबाइन होकर के न्यू प्रोडक्ट बनाएगा, जिसे कहेंगे फॉर्म्ड प्रोडक्ट। क्या, फॉर्म्ड प्रोडक्ट। कह रहा दी सब्सटेंस, रिएक्टेंट्स में दी सब्सटेंस विच टेक पार्ट केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो उस रिएक्शन में रोल ले रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। दूसरा कह रहा प्रोडक्ट, वो सब्सटेंस, जो सब्सटेंस न्यू बना, जो फॉर्म्ड हुआ, उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे कह रहा दी सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड प्रोडक्ट। क्या, वो रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट जो फॉर्म्ड हो रहा है, जो सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कह रहा है ये केमिकल रिएक्शंस ए प्रोसेस इन विच वन या मोर substance also called reactant and convert to one या more different substance like product। इन्होंने बोला केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। इस प्रोसेस का कहेंगे केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा रिएक्शन, थोड़ी सी चैप्टर्स भी फास्ट होगी, क्योंकि कम से कम समय में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना हम लोगों को। और क्विक रिवीजन का मतलब ये होता है कि कम से कम समय में हम लोग इसे कंप्लीट कर लें। जैसे इसमें एग्जांपल्स लिए हैं, क्या, वाटर्स एक एटम्स हो गया, दूसरा मालिक्यूल्स, एक मालिक्यूल, दो मालिक्यूल्स मिलकर के रिएक्टेंट, दो टाइप रिएक्टेंट हो गए, और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्या, जिसे बोलते हैं वाटर्स, न्यू प्रोडक्ट। H2 और O2 मिल करके क्या बनाए, H2O बनाए, प्रोडक्ट। H2O क्या, प्रोडक्ट है, H2 और O2 क्या है, रिएक्टेंट है। नेक्स्ट कर रहा चेंजेज इन अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चेंज होता है उस प्रोसेस में, उस दौरान जब रिएक्शंस होता है तो उसमें क्या क्या चेंज होता है। लाइक उनकी स्टेट चेंज होगा, हमने बात किया था कि जब क्या फिजिकल एंड केमिकल, केमिकल में क्या होता था, फिजिकल में स्टेट क्या, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जा रहे थे, स्टेट चेंज होता था। दूसरा कह रहा चेंज इन कलर, बिल्कुल कलर, भाई रस्टिंग हुआ था, जब रस्टिंग हुआ था तो उनके कलर नहीं चेंज हुए थे, फिर क्या हुआ था, शाइनिंग कर रहा था, व्हाइट से किस में, ग्रेविश में बदल गया था, लाइट ग्रे। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज ही होगा। भाई किसी रिएक्शन कराओगे, मान लीजिए सॉलिड से उसमें एसिड बेस में रिएक्शन करा रहे हैं, या एसिड किसी मतलब किसी नॉर्मल रिएक्शन से कराएंगे, हीटिंग करेगा। एनसीईआरटी में हम लोग बात भी कर रहे थे, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे, और उसके बाद क्या HCl डाले थे, तो उसमें बुलबुले H2 गैस निकला था, तो क्या हीट रिलीज हुआ था, क्या हीट रिलीज हुआ था। अभी एक्जोथर्मिक इंडोथर्मिक होगा, रिएक्शन कराया जाएगा, तो उसमें भी क्या बात की जाएगी, हीट की बात की जाएगी, तो मतलब क्या टेम्परेचर की बात की जाएगी। थर्ड करा एवोल्यूशन ऑफ गैस, भाई रिएक्शन कराओगे तो जो न्यू प्रोडक्ट या सब्सटेंस मिलेगा, तो उसके साइड रोल में तो गैस भी रिलीज तो होगा ही होगा। तो क्या होगा, गैस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, रिएक्शन कराएंगे तो उसमें कुछ न कुछ प्रेसिपिटेट होगा, जो इनसॉल्युबल सॉल्यूशन में होगा, जो नीचे कंडेंस हो जाएगा, जम जाएगा, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट की बात की जाएगी। हम लोग लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की बात किए थे, तो वहाँ बताए थे कि जो न्यू प्रोडक्ट बना था प्रेसिपिटेट फॉर्म में बना था। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन से बनाने की कह रहा है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन।
ये केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। दूसरा पॉइंट करा कि व्हाई डू वी बैलेंस थिम, ये बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे, क्यों करते हैं, हाउ कैन वी बैलेंस, हम इसे बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस देख, सबसे पहली बात तो बोला कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, से केमिकल इक्वेशन होता क्या है। फिर करा व्हाई डू वी बैलेंस, हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे। तीसरा करा हाउ कैन वी बैलेंस, इसे मैंने हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। 3 इक्वेशन दिया है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, करा केमिकल इक्वेशंस दी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। केमिकल रिएक्शन जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि इसमें किसी सिंबल, मतलब कोई जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हुआ, उसका किसी सिंबल इंडिकेट करेंगे O2 से, या मान लीजिए H2, एस हाइड्रोजन जो इसे लिए किससे H2 से, नाइट्रोजन लिए N2 से, तो उनके जो सिंबल्स होंगे एलिमेंट्स के। दूसरा कह रहा फार्मूला, उनके जो फार्मूला होंगे, जैसे नाइट्रोजन के किसे N से सिंबल लेंगे, लेकिन अगर उन्हें लिखेंगे किस फॉर्म में, N2 से। जैसे ऑक्सीजन की बात की जाए, किसे इसका सिंबल क्या है O, लेकिन जब इसे फार्मूला इसका रखेंगे नेचुरल स्टेट में क्या रखेंगे, O2 रखेंगे। तो क्या होगा, सिंबल विथ फार्मूला। कह रहा है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब हम उसे इक्वेशंस बनाएंगे तो उनकी बैलेंसिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स में कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के न्यू प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक। तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन, यहां एक कार्बन दो ऑक्सीजन, क्या बैलेंस है क्या, इधर अगर एक कार्बन है तो इधर भी एक कार्बन है, दूसरा अगर इधर दो ऑक्सीजन है तो इधर दो ऑक्सीजन, टोटल 3 इधर 3। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना, क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल इक्वेशंस, इस प्रोसेस का कहेंगे केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन बना करते बना रहे हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट करा हाउ डू राइट केमिकल इक्वेशंस, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट, हम लोग इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। तो H2O ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और H2O क्या है, प्रोडक्ट है। इसमें देखिए जो लेफ्ट साइड होता है ये रिएक्टेंट होता है, और जो राइट साइड होता है ये प्रोडक्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं LHS, इधर बोलेंगे RHS, ठीक। कोई भी इक्वेशन करेंगे और उसके बीच में एक एरो आएगा, और एरो का जो हेड होगा वो किधर होगा, किस साइड, प्रोडक्ट साइड होगा। तो ये इसे इक्वेशन बनाते समय कैसे हम इसे लिखेंगे। थर्ड का रहा है व्हाई डू वी नीड बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास मतलब बोलता है कि मास डज नॉट क्रिएट डज नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब कि दोनों तरफ जितना रिएक्टेंट साइड मास है उतना प्रोडक्ट साइड भी मास होना चाहिए, या जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड है उतने रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, जितने एटम्स या एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड हैं उतने एलिमेंट्स या प्रोडक्ट, इतने एलिमेंट्स या सब्सटेंस या एटम्स किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। जैसे रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट हैं रिएक्टेंट मास इक्वल टू प्रोडक्ट मास, जितना रिएक्टेंट साइड मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड मास होना चाहिए। पहली क्राइटेरिया इसका बैलेंस करने के लिए। करा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट जितना होना चाहिए, जैसे अगर 5 एटम्स इधर हैं तो 5 एटम्स उधर होना चाहिए हाइड्रोजन्स के या ऑक्सीजन, जिसके एटम्स, जैसे मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन के 2 लिए तो 2 2 4, तो यहाँ 2 N2 इधर भी होना चाहिए। अब किस फॉर्म में हो रहा है, या N2 एक इधर हो रहा है एक N2 इधर हो रहा है, 4 होना उधर हो। अगर ये नहीं होगा बैलेंस तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। अगर मास, अगर दोनों साइड बराबर नहीं हो रहे हैं तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अप्लाई इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट करा
हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे? तो इसमें हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड अपनाएंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस होगा या कोई भी सब्सटेंस होगा तो या प्रोडक्ट होगा, वो बैलेंस नहीं होगा, तो दोनों साइड लिखने के बाद उसे ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट के बाहर हम उनसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों साइड बराबर करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। सबसे पहले इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो पहली बात अभी तो बैलेंस में क्या है, फेरस H2O, फेरिक ऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस जो बनाएगा। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड को ही बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। अभी ये अनबैलेंस, अभी ये क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन। अब ये बैलेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए इधर फेरस 1 है और इधर फेरस 3। अब हम लोग बैलेंस करने चल रहे हैं, तो कह रहा नंबर ऑफ एटम्स नॉट सेम बोथ साइड। इधर भी देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर कितने हैं, 4। क्या बैलेंस है क्या? अभी ये बैलेंस नहीं है, तो ए रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट नॉट बराबर, दिस रिएक्शन अनबैलेंस। क्या? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस करते हैं हम लोग, फेरस हाइड्रोजन, फेरिक ऑक्साइड H2। स्टेप बाय स्टेप हम लोग एनसीआर, स्टेप वाइज स्टेप हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े थे, बट इसमें भी करते हैं। मान लीजिए यहाँ फेरस 1 है तो यहाँ 3 है, तो इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 1 इधर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, अभी तो बैलेंस है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 4 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या मैं इसे हीट एंड ट्रायल मतलब ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। ब्रैकेट के बाहर आपको किसी डिजिट या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए 4 से कर दिया हम, ये मत कर दीजिएगा नहीं सर यहाँ पे 2 तो यहाँ पे मैं 4 कर दो, H2O4, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया और 4 ऑक्सीजन हो गया। बट यहाँ पे देखिए अभी 4 हाइड्रोजन है, इधर तो हाइड्रोजन कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन 3 फेरस, यहाँ पे मैंने 4 से इसे मल्टीप्लाई हुआ था। अब सारे बैलेंस हो गए, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, 4 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, जैसे इसमें दिया है शुरू में क्या था, फेरस 1 था, नंबर एटम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। शुरू में ये 1 था, ये कितना था शुरू में, 2 था। ऑक्सीजन शुरू में कितना था, 1 था। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आ जाएगा नंबर ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा इसमें बाद में इसको रिएक्ट बैलेंस करके तब यहाँ पे किए हैं, क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 इधर हो गया, 8 हो गया। अगर मैं इधर देखूं बाद में, इधर आ गए लुक्कम छिक्के, एक बार हम लोग देख लेते हैं। जब तक बैलेंस नहीं किए हैं, इनिशियल फाइनल। शुरू में कितना था, फेरस 1 था, और उसके बाद हाइड्रोजन कितना था, 2 था, और ऑक्सीजन कितना था, 2 था। उसके बाद ये हमने फाइनली जब इसमें बाद में इसे बैलेंस किए तो कितना, 3 से मल्टीप्लाई किए 3, और उसके बाद हाइड्रोजन के कितने से किए, 4 से, और उसके बाद ये ऑक्सीजन कितने किए, ये भी मतलब 1 था ना, ऑक्सीजन भी ये 1 था, इसे 4 से किया, बैलेंस हो गया। क्या ऑक्सीजन 4 से मल्टीप्लाई 4 होगा, अगर ये 4 था, 4 से 4 इंटू 2 जा 8 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट किए हैं बैलेंस इक्वेशन से, एक और इक्वेशन लिए हैं। अब ये बैलेंस हो गया है, 3 फेरस ऑक्स 3 से मल्टीप्लाई करने पे इसे यहाँ ला दिए, 4H2O 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4H2, फेरिक ऑक्साइड NaH2 गैस। देखो सब बैलेंस है क्या, जितने रिएक्टेंट इधर होंगे, रिएक्टेंट साइड एटम्स होंगे, उतने प्रोडक्ट साइड होंगे। जैसे 3 यहाँ है
8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 3 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन, सब बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट करा टाइप ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, अब इसको एक एक को हम लोग आसानी से पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन होता है, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग उस चैप्टर्स में जब पढ़ रहे थे तो आसान सब कुछ डिटेल में पढ़े थे, बट फिर भी ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखिए, कॉम्बिनेशन इसमें छिपा है, रिएक्शन का नाम ही कंबाइन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि x प्लस वाई मिल करके z कोई नए प्रोडक्ट बना रहा है, दो एटम्स एक या एक से ज्यादा मिल करके सिंगल बना रहे हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डीकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। ऐसा लग रहा है z x प्लस वाई बना रहा है, मतलब एक एक रिएक्टेंट मिल टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है कितने में? दो में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कोई एक रिएक्टेंट्स ये किसी को एक को डिस्प्लेस कर रहा है, किसी एक एटम से या एलिमेंट्स को, रिएक्टेंट साइड को डिस्प्लेसमेंट कर दे रहा है। जैसे मान लीजिए ए बी प्लस सी, ये यहां से डिस्प्लेस कर दिया, ए अकेले हो गया, सी प्लस बी हो गया। अभी मिलेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, फिर भी तक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डबल, दो दो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं रिएक्टेंट साइड से। मान लीजिए जैसे ए प्लस बी सी डी, अब क्या हुआ, ये इधर भाग गया, ये इधर, आपस में इंटरचेंज कर लिए रिएक्टेंट्स, तो क्या हो गया, नेक प्रोडक्ट बना, जैसे ए सी प्लस बी डी, दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं। उसके ऊपर देखो एक डिस्प्लेस हो रहा, बी उधर जा रहा था, इसमें क्या, बी भी उधर गया इधर से, डी इधर से आया, तो दोनों एक्सचेंज कर ले रहे हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, किसी रिएक्शंस में ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, या इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन भी एड होना। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में जस्ट उसका उल्टा होता है, जैसे कि ऑक्सीजन रिलीज हो जाना, हाइड्रोजन का एड हो जाना, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब ये होता है कि कहीं पे हीट रिलीज हो, जैसे जो भी रिएक्शंस होगा उसमें क्या हीट रिलीज हो। जैसे मैंने बोला हम लोग क्विक लाइम को जब बना रहे थे, मतलब कि स्लैक लाइम को जब मैंने हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो देखे क्विक लाइम मतलब कि जब सी का कैल्शियम ऑक्साइड दिया और उसके बाद हमारा उसके साथ साथ क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो ये क्या हुआ, हीट रिलीज कर रहा था, तो ये एक्सोथर्मिक है। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन में जैसे मान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा, फोटोसिंथेसिस, उसमें सनलाइट आया, सनलाइट आया एब्जॉर्ब किया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराया, तो ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अब एक एक पढ़ते हैं, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहा है दी रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, मतलब एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करे, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। लाइक एग्जांपल्स, बर्निंग ऑफ कोल्स, कोल्स में क्या किए, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्निंग किए और इसमें साइड प्रोडक्ट मिले, जो प्रोडक्ट मिला क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो देखिए दो, यहां पे दो एलिमेंट्स मिले और यहां सिंगल बनाए, कंबाइन हुए कि नहीं, कॉम्बिनेशन। ठीक, दूसरा एग्जांपल करा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हम लोग बताए थे, मतलब कि कहीं कमरे में बंद कर दीजिए, प्रेशराइज कर दीजिए धीरे धीरे, उसके बाद ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, हाइड्रोजन गैस है, धीरे धीरे क्या कंबाइन करेंगे, स्लो प्रोसेस होता है, बहुत मॉडरेट रिएक्शन होता है। तो कंबाइन होकर के क्या करेंगे, दो हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं,
जिसके कारण हम लोग बोल रहे थे, बात किए थे कि क्या होता है, ह्यूमिडिटी, नमी आ जाती है धीरे धीरे। तो क्या हो, दो रिएक्टेंट मिल करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा डी, अब नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन हो गया ना, अब हम लोग पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 प्रकार का होता है। पहला होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक, और तीसरा होता है फोटोलिटिक, प्रकाश के, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। थर्मल मतलब थर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा है, हीट की बात कर रहा है, हीट के थ्रू जो टूटे उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन या आयन या इलेक्ट्रोलिटिक के थ्रू अगर कोई चीज टूट रहा है तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन मतलब कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इनके प्रेजेंस में अगर कोई चीज टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, फोटोलिटिक रिएक्शन कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। थोड़ा सा इसे हम इरेज कर दें, फिर हम लोग चलते हैं। कह रहा है डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के डीकम्पोजिशन विच डन हीट, क्या, हीट, वी कॉल थर्मल डीकम्पोजिशन। इसे क्या, किस, अगर हीट के थ्रू कोई डीकम्पोज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बुलाएंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, इससे अच्छा हम लोग हाइलाइटर ले लें, हाँ, पेन ही सही है। जैसे एग्जांपल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे बोलते हैं स्लैक लाइन। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करेंगे, अब जान लीजिए कि ये जैसे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अभी उसके पिछले में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में मतलब क्या हो रहा था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। अब इसमें क्या हो गया है कि एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होगा या टूटेगा किसमें, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो अब यहां पे जो सेलेक्ट लाइन था, सिंगल था कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हीट दिए तो दो में टूट गया, किसमें किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम एंड CO2 में, क्विक लाइम एंड CO2। इसके पहले सिंगल था, अब दो हुआ डिकम्पोज होकर के। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू टूटे, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू टूटे, उसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कह रहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन विच इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी, किसे, इलेक्ट्रिसिटी, कॉल इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब अगर जो हीट के थ्रू हो रहा है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, जो इलेक्ट्रिक के थ्रू हो रहा है उसे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल्स दिया है इसमें, H2O, क्या, वाटर ले लिए। हम लोग जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उसमें एक एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट में ये था कि जैसे मान लीजिए दो ट्यूब लिए थे, उसमें क्या वो वाल लगा दिए थे, वाल लगाने के बाद उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक दिए थे, उसमें वाटर डालने के बाद H2S सल्फ्यूरिक एसिड दिए थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा था कि कहाँ से गैस ज़्यादा निकल रहा है, तो H2 निकला था और ऑक्सीजन निकला था। तो सिंगल वाटर था, वाटर किस में टूट गया, H2 एंड ऑक्सीजन में। उसमें एक एग्जाम्पल हमेशा न्यूमेरिकल्स में पूछता था, बार बार एग्जाम में पूछा है कई बार, कि अमाउंट ऑफ गैस क्यों ज़्यादा रिलीज हुआ था, तो भाई हाइड्रोजन डबल निकला था, किसके, ऑक्सीजन के कंपेयर। तो अब मान लीजिए यहाँ पे वाटर है, H2O, इलेक्ट्रो दिए, इलेक्ट्रिक दिए हम इन्हें, इलेक्ट्रिक बैटरी इसमें जोड़ा था, वो 6 वोल्ट का बैटरी जोड़ करके रॉड दिया था इलेक्ट्रिक, एनोड और कैथोड। ये भी पूछा था कि ऑक्सीजन किधर जाएगा और हाइड्रोजन किधर जाएगा, कैथोड पे जाएगा
जाएगा कि एनोड्स पे जाएगा। इलेक्ट्रिक दिए, इलेक्ट्रिक करने के बाद H2 गैस निकलता है ना ऑक्सीजन। तो बात मेन मोटो ये नहीं था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक, तो इसमें क्या बात ये है इलेक्ट्रिक किसके थ्रू ये हो रहा है। दूसरी बात देखिए यहाँ पे सिंगल है, कितना सिंगल, और सिंगल से कितना टूट रहा है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड दूसरा क्या पढ़े, इलेक्ट्रोलिटिक। अब नेक्स्ट क्या बचा है, फोटोलिटिक। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ये सनलाइट के प्रेजेंस में। एक चीज हम यहां देखें, यहां इलेक्ट्रिक देखें, इलेक्ट्रिक के थ्रू, ये हीट के थ्रू, ये इलेक्ट्रिक थ्रू, ये सनलाइट के थ्रू। डिकम्पोजिशन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। फोटोलिटिक किसके थ्रू होगा, किसकी हेल्प से होगा, किसकी मदद से, सनलाइट के। इट्स कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। Decomposition which is done with the help of sunlight we call photolytic decomposition reaction। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल्स लिए हैं, क्या, सिल्वर क्लोराइड्स, 2 मोल सिल्वर क्लोराइड्स लिए, उसके बाद इन्होंने किया सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, और उसके बाद इन्होंने सिल्वर एंड क्लोरीन अलग किया। तो जो ग्रेविस था, ब्लू ग्रेविस, तो ये क्या हुआ, कुछ समय बाद देखिए क्या होता है, ब्राइट या लाइट ग्रे में कन्वर्ट हो गया सिल्वर। तो सनलाइट के प्रेजेंस में इसे क्या कहें, फोटो। बात यहां पे आ गई कि देखिए ये सिंगल है, 2 मोल मिल करके, उसके बाद 2 यहां पे टूट रहे, मतलब सिंगल कंपाउंड्स 2 कंपाउंड में टूट रहा, मतलब क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। और डिकम्पोज होना मतलब किसके थ्रू हो रहा है, फोटोलिटिक, सन के प्रेजेंस में। इस सन के प्रेजेंस में होना, इसे क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। मैंने क्या, हम लोग क्या सबसे पहले कॉम्बिनेशन पढ़े, कॉम्बिनेशन में क्या पढ़े, 2 या 2 से ज्यादा मिल करके सिंगल बनाए, कंबाइन हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, पहला था थर्मल, हीट के थ्रू होता है। दूसरा था इलेक्ट्रिक, जो कि इलेक्ट्रिक के थ्रू होता था, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा था क्या, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के थ्रू होता है। और इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ एग्जांपल ये सनलाइट आया, सिल्वर क्लोराइड को क्या किए, तोड़ दिए। कुछ समय बाद सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग, गैस फॉर्म में क्लोरीन रिलीज हो जाएगा। अच्छा, डिकम्पोजिशन का स्लाइड ऊपर नीचे हो गया था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पे बात किए। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, दी रिएक्शंस विथ सिंगल रिएक्टेंट्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, दी रिएक्शन इज सिंगल रिएक्टेंट्स आल्सो नोन एज फॉर्म 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट कॉल्ड डिकम्पोजिशन। वही जस्ट उल्टा, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा मिलकर के क्या बना रहे थे, सिंगल बना रहे थे। इसमें क्या हुआ, 2 सिंगल किसमें टूट रहा था, 2 या 2 से ज्यादा टूट रहा था। वही बात इन्होंने कहा, एनी रिएक्टेंट्स आर सब्सटेंस ब्रोकन। जितने भी रिएक्टेंट, कोई रिएक्टेंट्स होगा या सब्सटेंस होगा, वो क्या होगा, ब्रोकन, मतलब टूटेगा। टूटेगा तो किस में जाएगा भाई, स्वाभाविक सी बात है, सिंगल था या डबल होगा तो किससे जाएगा, 2 या 4 5 जिसमें टूट, जितने प्रोडक्ट बन पाए। कह रहा है ब्रोकन डाउन ड्यू टू सम एनर्जी। अच्छा, एक चीज जान लीजिए, कोई भी रिएक्शन, इसका ये लाइन कहने का मतलब ये है, कोई भी रिएक्टेंट या सब्सटेंस टूटेगा तो उस टूटने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी आप किस फॉर्म में दे रहे हैं, अब ये थर्मल फॉर्म में दे रहे हैं, हीट फॉर्म में दे रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक फॉर्म में दे रहे हैं, कि सनलाइट या फोटोलिटिक फॉर्म में दे रहे हैं। एनर्जी तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसे ब्रोकन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, और डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो यही कह रहा है कि क्या चाहिए उसको, एनर्जी। अब कितने फॉर्म में दे रहे हैं, किस फॉर्म में दे रहे हैं, जिस फॉर्म में तोड़ेंगे आप उसी फॉर्म में कहेंगे कि वो रिएक्शन है। जैसे पहला कह रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट फॉर्म में तोड़ रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। दूसरा करा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा करा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, एक एक हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ चुके। थर्मल क्या होता है, हीट के थ्रू, इलेक्ट्रिक के थ्रू। उसके बाद इसका फोटोलिटिक कैसे होता है, सनलाइट के। क्या प्रोडक्ट दिया था, इसमें क्या किया थे, H2 लिए थे, बना था। इसमें क्या बना था, Ag बना था, सिल्वर क्लोराइड तोड़े थे तो Ag + Cl2 बना था। और इसमें क्या, थर्मल में क्या था कि स्लैक लाइन लिए थे, CaCO3,
CuCO3 किस में बना था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना था। ठीक, चले नेक्स्ट। अब आता है थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लिए थे कि कोई एलिमेंट्स होगा, एटम्स होगा, आयंस होंगे, एक दूसरे रिएक्टेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या होगा, न्यू जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डिस्प्लेस करके बनेगा। दिस रिएक्शन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, भाई जो डिस्प्लेस करेगा सामने वाले से मोर रिएक्टिव होगा, तभी तो उसे हटा के अपना जाके रिएक्ट करेगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, सॉल्यूशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सामान है, बट हम आपको उससे कम इंटरेस्ट है, उस सामान से कहीं रखा, बट मुझे ज़्यादा उसे ज़रूरी है, तो मैं क्या करूँगा, आपसे आपको हटा करके मैं उसे छीन लूँगा। तो ये क्या हुआ, मोर रिएक्टिव थे मैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, तो वही हुआ दिस रिएक्शन। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स या एलिमेंट्स या आइटम होगा, उसे रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करके अपना खुद रिएक्शन करके और न्यू प्रोडक्ट बना लेगा। उस प्रोसेस क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिए हैं, कह रहे हैं जिंक है, कैल्शियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट से लेस रिएक्टिव होता है जितना कि जिंक होता है। जिंक मोर रिएक्टिव होता है देन कंपेयर टू कॉपर सल्फेट। तो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसे कहेगा भाई अब तुम जाओ, हम सल्फेट साथ साल्ट बनाएंगे, तो इधर आकर के जिंक सल्फेट बना देगा, क्या, जिंक सल्फेट, और कॉपर को साइड में कर देगा। तो जिंक क्या हुआ, मोर रिएक्टिव, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेम वही है, बस इसमें क्या था, उसमें एक एटम से आयंस डिस्प्लेस हो रहा था, इसमें क्या है, दो, मतलब आपस में इंटरचेंज करेंगे। इन ए का रिएक्टेंट बी वाले का कहेगा भाई तुम हमको, तुम मोर रिएक्टिव जो होगा उस सामने वाले को डिस्प्लेस करके अपना जाके जुड़ जाएगा, तो उसका वाला जो एलिमेंट्स होगा उसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। तो दो दो आपस में रिएक्टेंट का करेंगे, कंबाइन करेंगे। दिस रिएक्शन विच टू डिफरेंट आयंस, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, टू डिफरेंट आयन ग्रुप्स ऑफ एटम, देयर रिएक्टेंट्स या मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस ईच अदर, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ए यहां दिया है, दिया ए क्या किया, ए बी सी डी, एक दूसरे से कंबाइन है। अभी मान लीजिए इन्होंने क्या किया, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये कहेगा भाई, प्लस वाला क्या कहेगा, ये माइनस, मान लीजिए प्लस कर दिए, तो ये कहेगा कि भाई तू इधर जा, हम इधर जाते हैं, तो ए वाला सी के साथ कंबाइन कर लेगा, मोर रिएक्टिव हो गया। या मान लीजिए डी है, प्लस माइनस रख दीजिए, प्लस में, तो ए वाला डी के साथ कंबाइन हो गया। तो क्या इसका देखो, डी इधर आया, ए के साथ जुड़ा, तो बी वाला भाग गया, बी वाला क्या कह रहा कि मैं सी से ज्यादा मोर रिएक्टिव हो जाऊंगा, तो कह रहा कि ठीक है भाई आजा तू मेरे साथ डिस्प्ले कंबाइन हो जा, कॉम्बिनेशन कर ला ले। तो क्या हुआ, दोनों आपस में एक्सचेंज हुए, क्या, जब दोनों एक्सचेंज हुए क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। जैसे दूसरी एग्जांपल्स लिए हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 2 मोल लिए हैं, उसके बाद क्या किया, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिए। बेरियम क्लोराइड को जैसे रिएक्शन कराएं, तो ये बेरियम जो था क्लोरीन से कम कंफर्ट बना रहा था अपनी बॉन्डिंग, तो ये सोडियम देखा करा भाई क्लोरीन तुम यहाँ हो, चलो आओ हम तुम्हारे साथ रिएक्शन करके हम लोग न्यू बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या गया, बेरियम करा ठीक है, जब हमें आप क्लोरीन हटा करके हमें सल्फेट दे दीजिए, हम उससे ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे उसके साथ। तो ये क्या करा, सोडियम क्लोरीन के साथ जाके रुक गया, जुड़ गया, और जो सल्फेट था ये क्लोरीन किसके साथ जुड़ गया, बेरियम किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो दोनों आपस में डिस्प्लेस कराएं कि नहीं, दोनों में इंटरचेंज हो रहा है, और दोनों में इंटरचेंज होना उसे क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि जहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, मोस्टली उसमें प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा। जैसे ये व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा, कौन, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट, इनसोल्युबल सॉल्यूशन। इनसोल्युबल सॉल्यूशन, क्या, बेरियम सल्फेट। अब आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन दोनों प्रोसेस क्या बोलेंगे, रिडॉक्स बोलेंगे। जिस रिएक्शन में इन दोनों रिएक्शंस होगा, एनसीईआरटी बोलती है उसे क्या बोलेंगे, रिडॉक्स बोलेंगे। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है।
ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या यहां पे बनाते ऑक्सीडेशन। अब ये जान लीजिए जस्ट इसका उल्टा होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल हाइड्रोजन, लॉसेस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। जस्ट इसका उल्टा रिडक्शन हो जाएगा, अपोजिट लिख दे रहा हूं। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक, जैसे ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है यहां पे। ऑक्सीडेशन में कह रहा है कि दी रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उस सब्सटेंस का या उस प्रोडक्ट का बोलेंगे कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है या वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरा कह रहा है रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन रिमूव। क्या? हाइड्रोजन रिमूव। थर्ड में कह रहा है दिस रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन आर लूजिंग। जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां पे क्या होगा? या तो ऑक्सीजन का ऐड होगा या हाइड्रोजन का रिमूव होगा या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। उस प्रोसेस क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल्स लिए हैं इन्होंने। कार्बन, देखिए यहाँ ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, क्या कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस प्रोसेस क्या कहेंगे? रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। दूसरा करा हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या दिया? H2 गैस दिया और सल्फर अलग हो गया। तो मतलब यहां पे देखिए ये जो क्या था, हाइड्रोजन सल्फर को छोड़ करके ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्या बिल्कुल हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हो रहा है? रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, H2 ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ सल्फर। अब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ वाटर एंड सल्फर हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड में कह रहा है जिंक। जिंक अभी क्या हुआ? नेचर स्टेट, अपने नेचुरल स्टेट में है। उसके बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर दिए, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो जिंक 2+ में आ गया और क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया उसका। मतलब कहीं पे हाइड्रोजन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, लॉस होना, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जस्ट उसका रिडक्शन उल्टा होगा। करा दिस रिएक्शन, दी रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन बेइंग रिमूव। उसमें ऑक्सीजन अगर कहीं जुड़ रहा था तो उसे ऑक्सीडेशन बोल रहे थे। अगर कहीं पे अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। और दी रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? कहीं ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए। थर्ड में क्या करा? दी प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स गेन, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन जुड़े उसमें। जैसे एग्जांपल्स में लिए हैं, देखिए इसमें क्या KClO3 है, पोटेशियम क्लोराइड को रिएक्शन किए तो क्या किए? इसमें देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ठीक, KCl बना दिया। और ऐसे इसका क्या रिडक्शन हो रहा है? इसमें कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन बना दिया, और सोडियम हाइड्रोजन जब बनाया तो क्या किया? रिडक्शन हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सोडियम हाइड्राइड बना दिया। क्या? सोडियम हाइड्राइड। नेक्स्ट में कह रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एड हो रहा है, अभी जिंक 2+ में था, इलेक्ट्रॉन जोड़ करके इसमें नेचुरल स्टेट में लाए, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वहां क्या हो गया? हमारा रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा, अपोजिट। चलें आगे। अब इसमें करा रिडक्शन।
रिड्यूस ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस का, यहां दिया है व्हेन सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन गेन हाइड्रोजन, उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। कोई भी सब्सटेंस का, अगर कोई सब्सटेंस अगर लूज कर रहा है ऑक्सीजन या गेन कर रहा है हाइड्रोजन, उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन। उस रिएक्शन कहेंगे रिडक्शन, बट उस प्रोसेस कहेंगे रिडक्शन, लेकिन जिस जहां हो रहा है उस एलिमेंट्स या एटम्स की जगह क्या बोलेंगे? वो की रिड्यूस हो रहा है। अगर कहीं पे ऑक्सीजन रिलीज हो जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? वो रिड्यूस हो रहा है। या कहीं हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो रहा है। तो यही कर रहा है व्हेन सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन या गेन हाइड्रोजन कॉल्ड रिडक्शन, उस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। और वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक उसी प्रकार कर रहा है इसमें व्हेन ए सब्सटेंस लूजेज हाइड्रोजन, कोई सब्सटेंस होगा वो हाइड्रोजन को लूज कर दे या गेन ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन को जोड़ ले, उस प्रोसेस क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। इन द टाइम रिएक्शन, उस रिएक्शन के दौरान, तो उस प्रोसेस क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। बट उस जिस एटम या सब्सटेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो जा रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है? अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो मतलब रिड्यूस हो रहा है। कौन? वो जो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन छोड़ दिया, या हाइड्रोजन जो सब्सटेंस जोड़ लिया, वो क्या हो गया? वो मतलब कि रिड्यूस हो गया। अगर कहीं ऑक्सीजन रिलीज हो जा रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो मतलब रिडक्शन हो गया। कहीं पे अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। उन दोनों प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। जो एक ही रिएक्शन में हो, जो एक ही रिएक्शंस में दोनों, कोई ऑक्सीडाइज हो तो कोई रिड्यूस हो, उन दोनों मिला क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल्स, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, बगल में कार्बन है। अब यहां पे मान लीजिए अगर ये कार्बन जिंक से, कार्बन ऑक्सीजन से मोर रिएक्टिव है, ये क्या करेगा? कहेगा ऑक्सीजन तू मेरे पास आ जा। कहेगा ठीक, जिंक अकेले हो गया। तो जिंक अभी देखिए ऑक्सीडाइज स्टेट में था, बट यहां पे क्या हुआ? अकेले हो गया। मतलब क्या हो? ऑक्सीजन रिमूव होना मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव होना मतलब कि रिड्यूस होना। तो देखिए यहां पे रिड्यूस हो रहा है। अब यहां पे कार्बन अकेले था, लेकिन यहां ऑक्सीजन आ गया, जुड़ गया। और ऑक्सीजन कहीं जुड़ना मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब इसको क्या कहेंगे? इस प्रोसेस कहेंगे रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। अब जहां दोनों हो रहे हैं, इन दोनों को मिला क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ऐसे रिडक्शन रिएक्शन, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड हुआ, ये क्या रहा? कॉपर अकेले हो जा रहा है। दूसरे एग्जांपल्स नहीं है। यहां से ऑक्सीजन क्या? हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव किससे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मोर रिएक्टिव कर लिया, तो H2O बना दिया, कॉपर अकेले हो गया। और जैसे कॉपर अकेले हुआ मतलब क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होना मतलब रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन अकेले था, और इन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया। तो कंबाइन होना, कहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऑक्सीडाइज होना मतलब उस रिएक्शन के क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, चलें। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या लूसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जस्ट उसका उल्टा उल्टा क्या हो जाएगा? रिडक्शन। जिस एलिमेंट्स या जिस सब्सटेंस में ये प्रोसेस हो रहा है या प्रोडक्ट में, उसे अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको कहेंगे ऑक्सीडाइज, या जहां पे कहीं रिडक्शन हो रहा है तो उस सब्सटेंस या प्रोडक्ट क्या बोलेंगे? प्योर रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट करा एक्जोथर्मिक रिएक्शंस एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हम लोग जान तो गए हैं बेसिकली, बट फिर से एक बार बात कर लेते हैं। जहां पे हीट क्या हो? रिलीज हो, हीट रिलीज हो, उसे क्या बोलेंगे? थोड़ा सा, एक मिनट, एक मिनट, एक सेकेंड, बस अब लिख दे रहे हैं। जहां पे हीट रिलीज हो, जहां पे हीट रिलीज होगा उसे बोलेंगे एक्जोथर्मिक,
अब इंडोथर्मिक कहाँ होगा, जहां पे हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब हो या इन्वॉल्व हो उसमें। जैसे कह रहा है एक्जोथर्मिक रिएक्शंस में, कह रहा दी रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व्ड, मतलब रिलीज हो जाए, हट जाए, कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन, मतलब निकल रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा उसे, एक्जोथर्मिक। जैसे एग्जांपल्स में लिए हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल कोल्स, मतलब मेथेन को इन्होंने बर्न कर दिया। जैसे मेथेन को बर्न किया तो क्या दे दिया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, और उसके साथ क्या दिया भाई, वाटर दे दिया, प्लस लार्ज अमाउंट में हीट निकाल दिया। क्या, हीट। और जहां हीट रिलीज हुआ उसे क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जैसे क्या दिए थे भैया, मेथेन लिए थे नेचुरल उस गैस, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ बर्न किए, बर्न करने में कार्बन डाइऑक्साइड दिया, और उसके बाद हाइड्रोजन दिया, लार्ज अमाउंट में क्या दे दिया, हीट दे दिया। प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में भी भाई हीट निकलता है। जैसे अभी हम बार 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 बोलते रहे, हमारी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, या सांस लेने, रिलीज या इनहेल करने में जो हम लोग रिस्पायरेशन करेंगे जिस समय, तो क्या वो बार बार करेंगे, रिदम बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, हीट बर्न होगा, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के सांस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनाएगा बनाएगा, जो उसके साथ साथ क्या होगा, हीट भी रिलीज करेगा। तो कह रहा है प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन में लार्ज अमाउंट में भी हीट निकलता है। क्या, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगा। चले, एक्जोथर्मिक हो गया। एक्जोथर्मिक क्या रहा है, हीट रिलीज करेगा इस प्रोसेस में। जैसे हमने एग्जांपल लिए थे, क्या, बर्निंग ऑफ कोल्स, हीट वहां पे रिलीज हो रहा था। वैसे दूसरा एग्जांपल ले लिए थे, रिस्पायरेशन ऑफ, रिस्पायरेशन का। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की हर एक एक्टिविटी या एग्जाम्पल को लिया हूँ हम लोग, उससे बाहर कुछ नहीं है, और स्टेप बाइज स्टेप हम लोग एनसीईआरटी को भी पढ़ रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्जो के जस्ट उल्टा होगा। अब भाई जहाँ का हीट निकल रहा था, अगर हम लोग पढ़ें जैसे कि डिस्प्लेसमेंट सिंगल होता है, डबल क्या होगा, एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्जोथर्मिक क्या होता है, उसका उल्टा होता है, डीकम्पोजिशन क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो अगर एक दूसरे कंपेयर करके, जैसे फिजिकल क्या होता है तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट पूरी चैप्टर है ये, एक दूसरे रिलेट करके हम लोग पढ़ पाए। अब मान लीजिए जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, जस्ट उसका उल्टा क्या, रिडक्शन हो रहा था। ऐसे ठीक एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट उसका उल्टा होगा, किसका, एक्जोथर्मिक। उसमें हीट रिलीज हो रहा था तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा। जैसे दी रिएक्शन विच हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, क्या, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल्स लिए हैं, मरकरी ऑक्साइड है, हीट कर रहे हैं उसको, मरकरी था, मरकरी ऑक्साइड ने हीट कर दी, जैसे हीट किए मरकरी अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहां पे देखिए हीट दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ठीक। और जो दूसरा फोटोसिंथेसिस, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस कराते हैं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर लेंगे, वाटर के साथ साथ सनलाइट आएगा, तब क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन साइड प्रोडक्ट में निकलेगा। तो क्या होता है, इसमें भी देखिए सनलाइट प्रेजेंस होता है। अच्छा, सनलाइट देंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, इसमें हीट दे रहे हैं, सन भाई हीट देगा ना, तब हीट दे रहे हैं, तो हीट देना जहां जिस रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व हो उसे क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शंस में हीट रिलीज हो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोगों का चैप्टर है, ये टॉपिक है, चैप्टर कह रहे हैं, टॉपिक है हम लोगों के एनसीईआरटी के। जैसे कि हम लोग अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन चीजें देख रहा हूं। जैसे मैंने बोला नहीं था कि सब शुरू में सबसे पहले चैप्टर पढ़े थे तो हम लोग रस्टिंग की बात किए थे, या सॉरिंग ऑफ मिल की बात हुई थी, खट्टापन हो जाना, बहुत सारी चीजें भी, ऑक्सीडेशन मिला, रिडक्शन मिला, तो जहां ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो वैसे हमारे डेली लाइफ में दो चार एक्टिविटी है वो देखने को मिलता है। इसमें दो टॉपिक मिलेंगे, कोरोजन एंड रस्टिंग, और सॉरी कोरोजन एंड उसके बाद एक आता है रेंसिडिटी। पहले एक को पढ़ते हैं, कोरोजन क्या होता है, फिर रेंसिडिटी पढ़ लेंगे। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब यही होता है भाई, जैसे मान लीजिए कोई मेटल्स है या जो भी एनवायरनमेंट में बाहर पड़ा हुआ है कहीं भी, और वो क्या हुआ, मॉइस्चराइजिंग या ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हुआ और न्यू प्रोडक्ट में बन गया, जिसके कारण क्या हुआ कि प्रोडक्ट वो खराब भी हो सकता है,
जो कि इसमें मिलेगा रस्टिंग। रस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो जाती हैं, जैसे कि रेल हुआ, रेल पटरी हो गया, रस्टिंग के कारण जंग लग जाना, जंग लगने से क्या होगा कि वो ख़राब हो जाता है। दूसरा हमारा क्या, बहुत सारे ब्रिजेज हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं। या बहुत सारे हमारे बड़े-बड़े जो कि कार बॉडीज़ हो गए हैं, जो भी चीज़ें, सब रस्टिंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं। नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस। जो रस्टिंग है, ये नेचुरल या इसे बहुत स्लो प्रोसेस कह सकते हैं। ये नहीं कि आज बाहर रख दिया तो कल देखा उसका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे वो चेंजेज़ होते हैं कोरोजन में। कह रहा है कि दिस corrosions is the phenomena due to which metals slowly eaten away the reactions airs, waters and other chemicals reaction atmosphere। ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, फिनामेना मेटल्स में होगा। ये नहीं कि सर प्लास्टिक बाहर रख दिया था, रस्टिंग तो देखा ही नहीं, ऐसा नहीं है। मेटल्स की बात हो रही है, रस्टिंग है, स्लो प्रोसेस है। और उसके बाद किससे किससे हो सकता है, या तो एयर से हो सकता है, क्योंकि एयर्स में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारे जो भी जो पड़े पड़े हुए हैं उनसे ऑक्सीडाइज करेगा। वाटर, वाटर H2O, उसमें ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, मॉइस्चराइजिंग नमी के कारण उसमें ऑक्सीडाइज हो सकता है। कोई अदर केमिकल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई और केमिकल ले रहे हैं, क्लोरीन से या किसी चीज़ से कोई मेटल्स के अंदर इफेक्ट आ जाए सिल्वर्स में, या उनकी कलर चेंज हो जाए, तो ये कर रहा है अदर केमिकल्स ले लीजिए इन एटमॉस्फेयर में। एग्जाम्पल लिए हैं हम लोग, तो ये तो हमेशा देखते हैं रस्टिंग में, कहीं भी मेटल से लोहा कुछ बाहर पड़ा है तो देखिए धीरे धीरे क्या रेडिश कलर का हो जाता है। रेडिश कलर हो गया, इसे इसको क्या कहेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। या यहाँ कहीं देख लीजिए सिल्वर कोटेड, कहीं सिल्वर का कोई रिंग या कुछ भी पड़ा है, कुछ दिन बाद देखिएगा ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर के ब्लैक ऑक्सीडाइज कोटिंग बना लेगा, उसके ऊपर एक लेयरिंग बन जाएगी ब्लैक सा। तो ये क्या हो गया, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। वो ना समझ पाए तो हम लोग ये भी देखते हैं, कहीं कापर का कहीं मेटल से या कुछ भी पड़ा है, कुछ दिन देखिए बाहर, 1 साल, 4 साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद देखेंगे तो उसमें क्या है, ग्रीन कलर का एक लेयरिंग हो जाता है, कोटिंग लग जाएगा। तो क्या क्या ऑक्सीडाइज हो गया, जिसके कारण ये तीनों खराब हो गए हैं। देखिए तो ऑक्सीडेशन से हमारा क्या है कुछ डेली लाइफ में, जो कि हमारे डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे इसमें दिया है रस्टिंग, ऑक्सीडेशन में ही, कोरोजन्स में ही। कोरोजन्स में क्या होगा, रस्टिंग, देखिए कार बॉडीज क्या हो गया, रस्टिंग हो गया, खराब हो गए। लाइक ब्रिजेज, इसमें भी देखिए रेडिश ब्राउन धीरे धीरे हो गया, ये भी खराब हो गया है। या रेल पटरी देख लीजिए, रेल लाइन, इसमें अंदर भी रस्टिंग हुआ है। या शिप, ये भी रस्टिंग हो गया है। बहुत सारे लग्जर्स ऐसे हैं जो भी बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है रस्टिंग से हम लोगों का इकोनॉमिकली। तो इसको अब प्रिवेंट कैसे करें, भाई हमारे मेटल्स हैं जो भी चीज़ें, इसको प्रिवेंट तो करना ही पड़ेगा। अब इसे हम प्रिवेंट्स कैसे करें, तो इसके लिए क्या होगा, मेथड्स टू प्रिवेंट्स मेटल्स फ्रॉम कोरोजन्स। अब कोरोजन से कैसे हम इसे बचाएं कि ताकि ये ज़्यादा खराब ना हो, खराब तो होगा ही होगा कोई चीज़ है तो, बट इसे थोड़ा सा हम उसका लाइफ स्पैन बढ़ा सकता हूँ, टाइम ड्यूरेशन की, जल्दी खराब ना हो। तो क्या करें, कोई भी मेटल से उसे पेंटिंग कर दें, पेंटिंग कर दें या कलरिंग कर दें ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। या कोई भी ऐसा कॉपर्स है उसको क्या करें, बेकिंग सोडा ले लें, बेकिंग सोडा और साल्ट के साथ उसे लेकर के अच्छे से स्क्रबिंग करें, उसको रगड़ रगड़ के उसके अंदर जो कोटिंग है, ग्रीन कलर का जो कोटिंग चढ़ रहा है, उसे हम क्या करें, उसे क्लीन करते रहें, क्लीनिंग करें। क्लीनिंग किसके थ्रू, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्लस साल्ट। ठीक। या मान लीजिए कोई सिल्वर है, सिल्वर को भी मतलब क्या करें, उसको अच्छे से स्क्रब कर करके उसके अंदर जो भी हो रस्टिंग हो रहा है उसे क्लीनिंग करें। तो ये क्या है, किससे प्रिवेंट, किससे, कोरोजन से। कोई भी मेटल हो पेंटिंग कर सकते हैं, या बेकिंग सोडा और साल्ट के साथ उसे स्क्रबिंग करके शाइनिंग कर दीजिए, या आप उसे किसी कार्टन से, किसी ऑयल थिनर से, जिससे भी लेकर के किसी सिल्वर पे अगर मेटल्स पे कोरोजन या रस्टिंग हो रहा है तो आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी मतलब कि जो ऑयल चीज़ें होंगी या फैट चीज़ें होंगी जो बाहर पड़ी रहती हैं, बाहर पड़े रहने पे क्या होगा कि कुछ दिन बाद वो खराब हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे।
तो ऑक्सीडाइज होना मतलब फैट एंड ऑयल का है, वो कुछ दिन बाद खराब हो जाएंगे। टेस्ट या किसी चीज क्या होगा, ऑयल्स एंड फैट मिलकर के क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर, क्या ऑक्सीडाइज कर देंगे कुछ सम टाइम, कुछ समय में, 3 से 4 दिन में। करा इज द प्रोसेस स्लो ऑक्सीडेशन, स्लो ऑक्सीडेशन से आयल्स एंड फैट, क्या आयल्स एंड फैट प्रेजेंट्स इन द फूड मटेरियल्स, कोई भी फूड मटेरियल होगा उसमें अगर आयल से फैट पड़े हैं तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मेथड टू प्रिवेंट्स फूड फॉर्म रेंसिडिटी, जैसे हम लोग अभी बताएं कि भाई ये बात करे थे कि भाई आप रस्टिंग को, कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किए, वैसे थोड़ा रेंसिडिटी को भी प्रिवेंट करके बताइए हमें कि इनको कैसे, कोई भी आयल्स हैं फूड मटेरियल, ज़्यादातर तो फैट्स आयल से प्रोडक्ट बने होते हैं, अब क्या करें उसे हम ऑक्सीडाइज कर दें, छोड़ दें, या उसको कोई प्रिवेंट करने की तरीका बताइए। तो कह रहा है कीपिंग फूड मटेरियल्स एयर टाइट कंटेनर, या तो फूड मटेरियल को एयर, कोई भी आयल्स या फैट से बना हुआ है तो उसे एयर टाइट फूड कंटेनर्स में रख करके पैक कर दीजिए। लाइक दूसरा हो सकता है अवॉइड द कीपिंग द कुक फूड द मटेरियल डायरेक्ट सनलाइट, या जो हम फूड मटेरियल्स आयल या फैट्स बनाए हैं तो उसे बाहर रखेंगे, सनलाइट से अवॉइड करें, लो टेम्परेचर रख करके उसे प्रिजर्वेटिव करें, ताकि अगर वो बाहर पड़ा रहेगा तो उस सनलाइट के आने पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ऑक्सीजन पड़े हुए हैं, तो जो ऑक्सीडाइज होगा तब भी वो खराब हो जाएगा, तो उसे क्या करें, अवॉइड करें सनलाइट से। थर्ड करा रिफ्रिजरेटर द कुक एंड द लो टेम्परेचर, ज्यादातर कोशिश करें जितने भी आयल्स या फैट या जो भी चीजें हैं उसे लो टेम्परेचर पे रखें, लो टेम्परेचर पर रख करके उसे प्रिजर्वेटिव या फ्रीजर में रखें। क्यों रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि वो टेम्परेचर देने पे रिएक्शंस ना हो, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, और इनएक्टिव फॉर्म में रहने पे क्या होगा, उसके अंदर रिएक्शन नहीं होगी, और जिसके कारण क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। तो ये इनके प्रिवेंट्स थे, कौन कौन, कीपिंग द फूड मटेरियल टाइट कंटेनर्स, दूसरा था अवॉइड कीपिंग द कुकर्स फूड एंड फूड मटेरियल डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट से डायरेक्ट मत रखिए, अवॉइड करिए, रेफ्रिजरेटर ऑफ द कुक फूड एंड द लो टेम्परेचर, इसे रेफ्रिजरेटर में रखिए और लो टेम्परेचर पे, तो क्या करा, कंटेनर में टाइट कर दीजिए, रेफ्रिजरेटर में आप फूड मटेरियल्स रख लीजिए, बचा बचा कर उसको संभाल के रखिए लो टेम्परेचर पे। और उसके बाद एक चीज और है, एंटीऑक्सीडेंट, कोई फूड मटेरियल्स है या कुछ भी उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला करके आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि ऑक्सीडेंट मतलब क्या हो, ऑक्सीडेंट हो जाएगा, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज होना आयल फैट है वो खराब हो जाएगा, तो उसे क्या करें, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला करके उसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। दूसरा बात हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग चिप्स या लेज या जो भी चीजें खाते हैं तो क्या होता है कि ऐसा उस पैकिंग हुआ होता है, ऐसा लगता है जैसे कि इसमें चिप्स काफी भरा भरा सा है, लेकिन जैसे ऐसा उसको जब ओपन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे चिप्स से ज्यादा उसमें एयर्स निकले, तो एयर्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन्स होते हैं, ये नाइट्रोजन के थ्रू पैक कर देंगे, और पैक करने पे क्या होगा कि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो और तुम्हारा हमारा जो लेज या चिप्स हैं ये हमारे खराब ना हो। ये इनके प्रिवेंट्स थे। कह रहा फिल द नाइट्रोजन्स इन द प्रिवेंट इन रेंसिडिटी, नाइट्रोजन गैस इसमें क्या कर दिए, नाइट्रोजन गैस फिल कर दिए हैं। बाकी थैंक यू। ठीक है, आप सबका चैप्टर खत्म हो गया, एक ही बारी हूं। और हम लोग क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक मिला, एनसीईआरटी की तो बहुत सारी एक्टिविटीज भी पढ़े थे हम लोग, एनसीईआरटी का मतलब यह है कि डिटेल में लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगर एग्जाम्स पास में आ रहे हैं और समय कम है तो एनसीईआरटी का ही समराइज है, पूरी क्विक रिवीजन है, कम से कम समय में एनसीईआरटी की जितनी एक्टिविटीज हैं या एग्जाम्पल्स हैं इसमें हैं, बट उसमें न्यूमेरिकल एमसीक्यू पीवाईक्यू इसमें नहीं है। हम उसको क्या करेंगे, फिर से लाएंगे, एक जब चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो पूरे चैप्टर्स का हम जितने भी एमसीक्यू हैं या जितने पीवाईक्यू आए हुए हैं सारे के सारे कवर करेंगे, और सबको हर तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। एक बार एनसीईआरटी को पढ़ेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन, दूसरा क्विक रीजन करने के लिए हम लोग पीपीटी लेके आएंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यू और पीवाईक्यू लाएंगे। ठीक है, थैंक यू, कंटिन्यू आप सब पढ़ते रहिए अच्छे से, नेक्स्ट चैप्टर फिर कंटिन्यू हम लोग क्लास को लेते हैं।